और बहुत ही लाजवाब सिनेमा, बहुत ही लाजवाब स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग नाग अश्विन ने की है। इस तरह की स्क्रिप्ट को सोचना, फिर बनाना, पिक्चर बनाना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बॉलीवुड वाले तो इस तरह की मूवी के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों के ख्यालों में भी इस तरह की मूवी की स्क्रिप्ट कभी फ्रेंड्स, बेसिकली नाग अश्विन ने इस मूवी को महाभारत के पौराणिक कथाओं से उठाया है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि जब महाभारत खत्म हुआ था तो उसमें अश्वत्थामा ने कौरवों का बदला लेने के लिए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर मार दिया था। और यहां तक कि उसने अभिमन्यु की जो वाइफ थी, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा था, उसको भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो बच्चा बच जाता है। दरअसल अश्वत्थामा ने उस वक्त सोचा था कि वो अर्जुन के अंश को भी समाप्त कर देगा। यह बात श्री कृष्ण भगवान को इतनी नागवार गुजरती है, इतनी बुरी लगती है कि उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि जब तक यह धरती रहेगी तब तक तुम इस धरती पर ही रहोगे और अपने इस पाप का दंड भुगतते रहोगे। फ्रेंड्स, उसी श्राप से मूवी कल की स्टार्ट होती है। इसमें अश्वत्थामा मतलब अमिताभ बच्चन जी श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मेरा प्रायश्चित कब पूरा होगा। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उस युग में तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन जो ये कलयुग का लास्ट युग होगा, लेकिन कलयुग जो अपनी चरम सीमा पर होगा और इसमें अत्याचार बढ़ चुके होंगे, तो उस वक्त तुम ही मेरी रक्षा करोगे। दरअसल दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को एक काम सौंपते हैं कि कलयुग के लास्ट में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार, अपने लास्ट अवतार कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। और ये कल्कि नाम का जो अवतार है, ये दीपिका पादुकोण के गर्भ में पल रहा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा जी को कहते हैं कि तुम इस गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा करोगे, यह काम मैं तुमको सौंपता हूं। तो फ्रेंड्स, इसी महाभारत के इर्द गिर्द ये सारी कहानी कल्कि की बुनी गई है। और बहुत ही लाजवाब सिनेमा, बहुत ही लाजवाब स्टोरी, स्क्रिप्ट राइटिंग नाग अश्विन ने की है। इस तरह की स्क्रिप्ट को सोचना, फिर बनाना, पिक्चर बनाना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि बॉलीवुड वाले तो इस तरह की मूवी के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते, बनाना तो बहुत दूर की बात है। उन लोगों के ख्यालों में भी इस तरह की मूवी की स्क्रिप्ट कभी सपने में उनके नहीं आ सकती। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि इस मूवी में जो बच्चा गर्भ में पल रहा है दीपिका पादुकोण के, उसको अश्वत्थामा बचाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कमल हसन जो है, जिसका नाम इस पिक्चर में सुप्रीम यास्किन है, वो 200 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसने एक ऐसी दुनिया बसा रखी है जिसमें वो खुद रहता है और अपने सैनिकों के साथ इसमें ऐशो आराम से रहता है। इस दुनिया को कहता है वो कॉम्प्लेक्स। इसमें भैरवा मतलब कि प्रभास का जो रोल है वो ये है कि प्रभास एक तरह से इसमें फिरौती वाला काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या करते हैं कि लोग किसी को मरवाना होता है, किसी को पिटवाना होता है, तो लोग फिरौती देकर उस गुंडे को या उस आदमी को पिटवा देते हैं। तो ठीक वैसे ही प्रभास इसमें फिरौती वाला काम करता है। और ऐसा काम वो करता क्यों है? क्योंकि उसको ढेर सारा पैसा कमाना है और वो चाहता है कि वो भी सुप्रीम यास्किन कमल हसन की तरह इस कॉम्प्लेक्स में किसी तरह से घुस जाए और उसी की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जिए। तो दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। कमल हसन के गुंडे उस घर में पल रहे बच्चों को मारना चाहते हैं, अश्वत्थामा उस घर में पल रहे बच्चों को बचाना चाहते हैं और कमल हसन के बंदे ने ही यह काम फिर भैरवा को सौंप दिया है, प्रभास को, कि तुमको उस बंदे को मारना है। तो एक तरफ तो है अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन जो इस बच्चे को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ है भैरवा प्रभास जो इस बच्चे को मारना चाहते हैं। इसी खींचतान में पूरी मूवी चलती रहती है। फ्रेंड्स, मूवी का पहला पार्ट जो है थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा आपको बोरिंग भी लग सकता है। मूवी में ब्रह्मानंद की जो कॉमेडी ठूस कर भरी गई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मेकर्स ने थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ गलत कर दी। दूसरी जो इसमें दिशा पाटनी की प्रेम स्टोरी दिखाई गई है, लव स्टोरी दिखाई गई है प्रभास के साथ, उसकी भी कोई ज़रूरत, उसकी कोई नीड इस पिक्चर में नहीं थी। मेकर्स चाहते तो इन दोनों का रोल काट सकते थे। मेन पिक्चर जो स्टार्ट होती है वो होती है इंटरवल के बाद। मेन पिक्चर का क्लाइमैक्स, मेन पिक्चर की स्टोरी और मेन पिक्चर को देखने में जो मजा आएगा वो आता है इंटरवल के बाद। इंटरवल के बाद ढेर सारे कैमियो आपको पिक्चर में देखने को मिलेंगे, जैसे कि रस राजामौली का, राम गोपाल वर्मा का, दलकर सलमान का, मन्नाल ठाकुर का, विजय देवकोंडा का। और इंटरवल के बाद ही प्रभास का एक्शन अवतार इसमें दिखाया गया है। इंटरवल के बाद ही अमिताभ बच्चन की और प्रभास की लड़ाई बड़ी भयंकर होती है। प्रभास और अमिताभ बच्चन की फाइट देखकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा और आपको अपने सिनेमा पर बड़ा गर्व महसूस होगा कि यार भारत में भी इस तरह की टॉप क्लास की मूवी बनने लग गई हैं। जो टॉप क्लास के वीएफएक्स इस मूवी में दर्शाए गए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। यह मूवी बेसिकली प्रभास के अलावा अमिताभ बच्चन जी के कंधों पर टिकी हुई है। आप मूवी में उनको देखकर कह ही नहीं सकते कि यार बंदा 80 साल का है।
जो लाजवाब एक्टिंग उन्होंने की है, जो इंटेंस एक्टिंग की है, जो एक्टिवनेस उन्होंने इस पिक्चर में दिखाई है, वो ज़बरदस्त है और बहुत ही मैं कहूँगा माइंड ब्लोइंग है। पिक्चर में जो उनको डायलॉग दिए गए हैं और जो उन्होंने एक्टिंग की है, अमिताभ बच्चन जी के अलावा यह कोई ओवरऑल अश्वत्थामा का कर ही नहीं सकता था। और अमिताभ बच्चन जी अच्छी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। पिछले 50-60 से वो लगातार काम कर रहे हैं। हर जनरेशन के लोग उनसे फ़ैमिलियर हैं और सभी लोग अमिताभ बच्चन को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। उनकी एक्टिंग तो लाजवाब है ही है और उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस, उनकी हाइट, उनके डायलॉग, उनके बोलने का अंदाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा दर्शकों को लगता है। तो ये मूवी बेसिकली प्रभास और अमिताभ बच्चन दोनों के कंधे पर टिकी हुई है और नाग अश्विन ने जो सिनेमा दिखाया है, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। जितनी तारीफ़ नाग अश्विन की जाए, उतनी कम है। और नाग अश्विन ने बाहुबली के बाद प्रभास का सही इस्तेमाल इस पिक्चर में किया है। इससे पहले भी प्रभास की कुछ पिक्चर आई है, लेकिन वो पिटी है। जैसा डायरेक्टर ने प्रभास को करने को बोला था, ऐसा प्रभास ने किया। लेकिन नाग अश्विन ने वाक़ई उनकी 100% उनका यूज़ इस पिक्चर में किया है और प्रभास ने भी अपनी एक्टिंग, अपनी कॉमेडी और अपने एक्शन से सभी को एक तरह से हैरान कर दिया है।